Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss and study about iontophoresis. तो सबसे पहले व्हाट इज़ आयोंटोफोरेसिस। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आयोंटोफोरेसिस का ये मतलब होता है कि हम पेशेंट को उसकी स्किन के थ्रू मेडिकेशंस दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनाइज्ड मेडिकेशंस into the subcutaneous tissue using a low voltage direct current। अब इसमें हम स्किन के थ्रू पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं। अब स्किन के थ्रू मेडिकेशन कैसे जाएगी? इसके करंट के थ्रू। तो इसमें हम कौन सा टाइप का करंट यूज़ करते हैं? लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट। और इस करंट के थ्रू हम जो मेडिकेशन है वो पेशेंट की स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो कौन कौन सी मेडिकेशन हम कॉमनली यूज़ करते हैं जब हम आयोंटोफोरेसिस करते हैं? एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। तो यूजुअली ये सारी मेडिकेशंस हैं जो हम पेशेंट की स्किन में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब जिस जनरेटर की वजह से आयोंटोफोरेसिस हो पाता है, क्योंकि इसमें हमें करंट चाहिए होता है, तो उसको करंट को प्रोड्यूस करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, तो उनको हम कहते हैं आयोंटोफोरेसर्स। तो ये देखो, ये मशीन है आयोंटोफोरेसिस की, तो इसको हम आयोंटोफोरेसर्स कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा जनरेट हो रहा है करंट, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स क्या होंगे? देखो, करंट टाइप इसमें होता है, हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं डीसी। टोटल करंट फ्लो रहता है हमारा अप टू 5 मिली एम्पियर तक। वोल्टेज रहती है अप टू 80 वोल्ट। पल्स फ्रीक्वेंसी, पल्स ड्यूरेशन एंड फेज ड्यूरेशन आर नॉट एप्लीकेबल हेयर। और डोसेज रहती है इसकी 0 to 80 मिली एम्पियर पर मिनट। तो दिस इज़ द पैरामीटर फॉर आयोंटोफोरेसिस। दिस इज़ द वेव फॉर्म, क्योंकि डायरेक्ट करंट है तो इसलिए इसका ये टिपिकल वेव फॉर्म है। आउटपुट मॉड्यूलेशंस क्या होंगे इसमें? एम्परेज, डोसेज, ड्यूरेशन एंड पोलैरिटी। नाउ पोलैरिटी विल डिपेंड अपॉन द मेडिकेशन डिलीवरी। देन द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। अब जो ड्यूरेशन है वो बेस्ड होता है अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और आप कौन सी मेडिकेशन दे रहे हो और आप उसका कौन सा इफेक्ट देखना चाहते हो, ठीक है। तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो हम यूजुअली एवरी ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं 3 वीक्स के लिए, ठीक है। थेरेपिस्ट शुड कंसल्ट द पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट रेजिम। तो ये थेरेपिस्ट को भी इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है वही आपका ड्यूरेशन रहेगा। इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। अब मेडिकेशन तो पेशेंट ओरली भी ले सकता है ना। क्यों ज़रूरी है उसको कि हम आयोंटोफोरेसिस करके ही उसको मेडिकेशन दे रहे हैं? क्योंकि जो ये वाला तरीका है वो ओरल मेडिकेशन से अच्छा क्यों है? क्योंकि देखो, जब हम ओरल मेडिकेशन लेते हैं तो हमने माउथ से ली, फिर वो हमारे स्टमक में गई, ठीक है। अब स्टमक में जाएगी तो वो लिवर के थ्रू बाईपास होगी, तो वहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेडिसिन की अगर मान लो वो 100% इफेक्टिव थी, तो अब वो सिर्फ 50% इफेक्टिव रह जाएगी, ठीक है। द मेडिकेशन कैन ऑल्सो बी कंसनट्रेटेड इन अ लोकलाइज्ड एरिया देन रादर देन बी एब्जॉर्ब्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्रोवाइडिंग लोकल रादर देन सिस्टमिक डिलीवरी ऑफ द ड्रग। मतलब कहीं इफेक्ट होना था पर ज़्यादा इफेक्ट कहीं और जगह हो गया। जो आयोंटोफोरेसिस है वो ज़्यादा दर्द नहीं देती और लेस ट्रोमैटिक होती है एज़ कम्पेयर टू द इंजेक्शन। आपने बहुत लोगों से सुना होगा इंजेक्शन लगवाने में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, तो उनके लिए सेफर साइड है आयोंटोफोरेसिस। इंजेक्शन की वजह से जो मेडिकेशन का कंसंट्रेशन होता है वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको जो पेशेंट का टिश्यू डैमेज है वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस कि हम आयोंटोफोरेसिस के थ्रू ही क्यों ड्रग डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये रीजंस हैं। अब इसके नुकसान क्या हैं? सो unreliable results are obtained with certain medications and the amount of medication that is actually introduced in the tissue is unknown। अब मान लो मुझे कोई मेडिकेशन है, वो मुझे पेशेंट को देनी है, मान लो 5 mg की, ठीक है। अब मैंने उसको आयोंटोफोरेसिस लिया और मैंने मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करवा दी पेशेंट के अंदर। अब पेशेंट को तो चाहिए 5 mg। अब मुझे नहीं पता कि जो उसकी टिश्यू है उसके अंदर कितनी एब्जॉर्ब हुई है, 5 की 5 हो गई या 2 mg हुई है, सिर्फ 1 mg हुई है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो दिस इज़ अननोन, तो ये एक ड्रॉबैक है। अब जो पेशेंट की स्किन है उसकी जो थिकनेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने पैर का, जिसे कहते हैं सोल, यानी कि अगर आप तलवा देखोगे तो उसकी स्किन जो होती है वो बहुत थिक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्किन। तो जैसे मान लो किसी पेशेंट को प्लांटर fasciitis है और मुझे उसको वहाँ पे मान लो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने हैं, क्योंकि ये तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं इन ड्रग्स को, तो वो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत करेगा। जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं सच एज हिप जॉइंट, ये बहुत ज़्यादा डीपली लोकेटेड हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी इससे अफेक्ट नहीं होते।
इंडिकेशंस में क्या क्या आएगा इसका, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, एज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग लोकल एनेस्थीसिया बिफोर इंजेक्शन और अदर माइनर इन्वेजिव प्रोसीजर्स, हाइपरहाइड्रोसिस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहेंगे इसके, जिन पेशेंट को बहुत एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, एडवर्स रिएक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर उनको बहुत हाइपर सेंसिटिव स्किन है, या फिर जिन पेशेंट्स का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसी मेडिकेशन के लिए उनको, या फिर कोई पेन या फिर कोई अदर सिम्टम है। और एक और भी होगा इसके अंदर कि पेशेंट को सेंसेशन लॉस्ट हो तो भी हम एंटोफोरेसिस नहीं देंगे। प्रिकॉशंस हमें क्या रखना है कि हमें जो फिजिशियन ने पेशेंट को दवाई लिख के दी है, कंट्रोल्ड मेडिकेशंस जो है उसी के तहत रह के करना है, अपनी तरफ से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। आप एडवाइस दे सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ, बट अपनी तरफ से एकदम होल सोल नहीं कर देना है। जो भी आप ड्रग डिलीवरी दे रहे हो एंटोफोरेसिस के थ्रू, वो जो स्टेट प्रैक्टिस एक्ट है उसके तहत होनी चाहिए। एग्जैक्ट डोसेज जो डिलीवर होती है बॉडी में दैट इज़ अननोन, ये मैंने आपको बताया, इसका एक ड्रॉबैक है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। एरिदमिया जो है यानी कि स्लाइट रेडनेस बीनीथ द इलेक्ट्रोड, वो बहुत कॉमन है ट्रीटमेंट के टाइम पे, तो घबराना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा करंट अप्लाई कर देते हो या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रीटमेंट दिया है तो उसकी वजह से बर्न भी हो सकता है। और एक बार इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर मेडिकेशन लगी हुई है उसको हमें दोबारा रीयूज़ नहीं करना, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको हम स्टेराइल करेंगे, उसके बाद वी विल यूज़ इट। अब इसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, सो द एग्जैक्ट इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मेडिकेशन विच इज़ बीइंग डिलीवर्ड। सो व्हेन एन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनेस्थेटिक मिक्सचर को मिक्सचर दिया जाता है तो जो पेशेंट को जो रिलीफ मिलता है वो 1 से 2 दिन के अंदर मिलता है। जो सुपरफिशियल एनेस्थीसिया है उसको भी हम एंटोफोरेसिस के थ्रू दे सकते हैं, बट जो उसका डेप्थ है वो हम नहीं पता चला सकते। द यूज़ ऑफ डायरेक्ट करंट कैन पोटेंशियली ऑल्टर द pH ऑफ द स्किन। Change in skin pH do not occur unless the treatment dose exceeds 80 milliampere per minute, which is beyond the range of the normal dosage. तो नॉर्मली हम 80 milliampere per minute ही देते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा स्किन का जो pH है वो चेंज होने लग जाएगा, तो इसके लिए ऊपर हम नहीं जाते। अब हम बात करते हैं एंटोफोरेसर्स की। तो एंटोफोरेसर्स क्या हैं, ये जनरेटर्स हैं जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं फॉर एंटोफोरेसिस। तो दे डिलीवर अ लो वोल्टेज हाई एम्परेज डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इनकी जो रेंज होती है वो होती है बिटवीन 0 to 5 मिली एम्पियर एट द स्किन इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस, रेंजिंग फ्रॉम 500 ohms to 100 kilo ohms. Most antiforesers use a dose-oriented treatment protocol where the user indicates the desired treatment dose and the generator calculates the duration and intensity of the treatment. ठीक है, तो ये डोज ओरिएंटेड होते हैं, आप अपनी डोज बता दो कि हमें इतना मेडिकेशन देना है, ये अपने आप आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंटोफोरेसिस, तो जो स्किन की एक लेयर है, जैसे स्किन के ऊपर हमारी एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस की लेयर्स होती हैं, ठीक है, स्किन की लेयर्स हैं, तो उसमें एक लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो वो प्राइमरी बैरियर होती है किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और जो मेडिकेशन है इट हेल्प्स टू कंप्लीट द सर्किट बाय कैरिंग द करंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ड्यूरिंग एंटोफोरेसिस द प्राइमरी पाथ फॉर करंट फ्लो एंड मेडिकेशन ट्रांसफर अकर्स थ्रू पोर्टल्स फॉर्म्ड बाय द हेयर फॉलिकल्स एंड स्किन पोर्स। तो जो आपकी मेडिकेशन है वो कैसे जा रही है स्किन के अंदर, थ्रू पोर्टल्स, यानी कि जो रास्ते बनाए गए हैं बाय द हेयर फॉलिकल एंड स्किन पोर्स। ट्रांसफर अकर बाय एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फोर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कैसे होता है मेडिकेशन का, इन दोनों फोर्सेस की वजह से। अब एंटोफोरेसिस होने के लिए जो हम करंट अप्लाई कर रहे हैं वो इतना होना चाहिए कि वो स्किन के रेजिस्टेंस को ओवरकम कर जाए और उसके बाद भी उसमें इतनी ताकत हो कि वो दवाई को स्किन, पेशेंट की स्किन के अंदर तक, यानी कि जो रास्ते बनाए गए हैं हेयर फॉलिकल्स के थ्रू वहाँ तक भेज दे, ठीक है। तो इतना हमें चाहिए इंटेंसिटी। एक बार अगर वो टिश्यू में चला गया तो जो मेडिकेशन है वो लोकली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, तो वहाँ पे हमें करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक बार टिश्यू तक पहुँचा दिया वो अपने आप फैल जाएगी।
The rate of this diffusion is such that the medication tends to remain more highly concentrated within those tissue directly subcutaneous to the introduction site and progressively lessen concentrated in the deepest tissue and in tissue peripheral to the treatment size. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने एक जगह पे इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, वहाँ से मैंने फोनोफोरेसिस दिया, तो जो साइट एकदम फोनोफोरेसिस के पास होगी, ठीक है, थोड़ा सुपरफिशियल होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो सबसे सुपरफिशियल वाला होगा, सबसे ऊपर होगा, तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मेरा मेडिकेशन रहेगा, ठीक है। अब वो डिफ्यूजन के थ्रू आगे फैलेगा, तो वो आगे की तरफ भी जाएगा और वो नीचे की तरफ भी जाएगी मेडिकेशन। तो जैसे जैसे आप आगे और नीचे की तरफ जाते रहोगे तो जो मेडिकेशन की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। मान लो जहाँ पे दर्द था वहाँ पे मैंने दिया 100 mg मेडिकेशन, मान लो वहाँ पे पहुँच गई। अब जैसे जैसे वो और अंदर जाएगी और आगे की तरफ जाएगी तो वो धीरे धीरे 50, फिर 40, फिर 10, ऐसे ऐसे कम होती रहेगी। तो इस लाइन का ये मतलब है। The local blood flow is increased for 1 hour after the treatment and the stratum corneum is hydrated for 30 minutes after the treatment. तो blood flow हमारा increase हो जाता है जिसकी वजह से hyperemia होता है after the treatment. अब पेशेंट को बर्न हो सकते हैं या फिर स्किन इरिटेशन हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट का एप्लीकेशन हो रहा है। Either of these negative reaction is related to the hydrogen and hydroxide ions generated by the current. अब ये बर्न और स्किन इरिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि इस करंट के थ्रू, डायरेक्ट करंट के थ्रू हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट हो जाते हैं। अब ionic reactions. So based on the ionic reaction between the positive and negative poles of the generator, ionized medication molecules travel along the line of forces created by the current. क्योंकि हमें पता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो मेडिकेशंस हैं उनके अंदर भी आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, तो वो भी उसी हिसाब से अपनी फोर्सेस क्रिएट करती हैं, लाइंस क्रिएट करती हैं फोर्सेस की। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव आयंस आर ड्रिवन थ्रू द स्किन एंड नेगेटिव आयंस आर इंट्रोड्यूस थ्रू द स्किन यूजिंग द नेगेटिव पोल, ठीक है। अब मेडिकेशन डोज, तो मेडिकेशन की जो डोसेज है उसको हम मेजर करते हैं इन मिली एम्पियर्स पर मिनट। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्परेज ऑफ द करंट एंड द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के ऊपर बेस रहती है, यानी कि करंट एम्परेज इनटू ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। देन इज़ द मेडिकेशन यूज्ड, तो कौन कौन सी हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं? जो कि वाटर सोल्यूबल मेडिकेशन है, जो कि डिज़ोल्व हो जाती हैं इन द कैरियर, वो हम यूज़ करते हैं फॉर एंटोफोरेसिस। सो द अमाउंट एंड रेट ऑफ मेडिकेशन डिलीवरी किस पे डिपेंड करेगा? कितना वोल्टेज है, कितना इंटेंसिटी है, कितनी देर तक आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, लोकल पीएच क्या है, ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है मेडिकेशन की, इलेक्ट्रोड के थ्रू आप कितनी मेडिकेशन दे रहे हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। देन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिलीवरी ऑफ मेडिसिन इन टिश्यू, अब टिश्यू के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिलीवरी पे। सो द मेडिकेशन कम्पीट्स विद अदर आयंस हैविंग द सेम पोलैरिटी एज द डिलीवरी इलेक्ट्रोड। देयर इज एन इक्वल चांस दैट द मेडिकेशन आयन विल बी ड्रिवन इन टू द टिश्यू एज अदर आयन हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज। मेडिकेशन जिनका ज़्यादा आयनिक वेट है और ज़्यादा मास है, उनको एक ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए होती है स्किन में जाने के लिए, टिश्यू में जाने के लिए, एज़ कम्पेयर्ड टू वो मेडिकेशन जिनका जो आयनिक वेट और मास है वो कम है। सो बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, स्मॉलर आयन टेंड टू बी प्रेफरेंशियली मूव रिलेटिव टू लार्जर वन, क्योंकि जो छोटे आयंस होंगे उनको मूव करने के लिए, उनको स्किन में देने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, यानी कि कम इंटेंसिटी चाहिए। सो एज अ चार्ज आयन एंटर्स द टिश्यू, इट टेंड्स टू पुल आयंस हैविंग द अपोजिट चार्ज बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सो अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन is being pushed into the skin by the negative charge of the electrode, क्योंकि अपोजिट जो सिमिलर होते हैं वो रिपेल करते हैं। A nearby positively charged ion may be within the negative ion field of attraction and the positively charged ion is pulled along within the negative ion as it enters the tissue। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई दवाई देनी है एंटोफोरेसिस के थ्रू, तो जो नेगेटिव वाला पोल है हमारे इलेक्ट्रोड का, उसके अंदर हम नेगेटिव वाले आयंस चले जाते हैं। हम नहीं करते, ये अपने आप बेसिक चीज़ है, ये अपने आप होती है, इट इज़ ऑल नेचुरल, ठीक है। बस इसका मैकेनिज्म समझो। दो इलेक्ट्रोड्स मैंने पेशेंट को लगाए, तो एक होगा मेरा एनोड, एक होगा कैथोड,
ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ। अब जो मैं दवाई दे रही हूँ पेशेंट को, जो मैंने मेडिकेशन लगाई है वहाँ पे, उसके अंदर भी आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, है ना, तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ रखूँगी तो वो दूर जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव को साथ रखूँगी तो वो पास आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाले आयंस हैं वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के नीचे जाते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव वाले आयंस हैं वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के नीचे जाते हैं। अब ये दोनों तो सेम सेम हो गए, तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बिकॉज जो सेम चार्ज होते हैं दे रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसी मैकेनिज्म की वजह से वो जो आयंस होते हैं, वो जो मेडिकेशन है वो हमारी स्किन के अंदर आ जाती है। अब नाउ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, तो ये देखा गया है कि आइंटोफोरेसिस के थ्रू जो मेडिकेशन है वो 6 to 20 mm तक चली जाती है बिलो द स्किन। अब हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की बात करें तो मोनोपोलर इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक पैसिव इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड को हम ड्रग और डिलीवरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, बिकॉज इसी इलेक्ट्रोड के थ्रू हम ड्रग की डिलीवरी करवाते हैं, हेंस द नेम। सो जिस इलेक्ट्रोड के नीचे मेडिकेशन होती है वो होता है हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड। सो द डिलीवरी इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ओवर द टारगेट टिश्यू, जहाँ पे पेशेंट को पेन है वहीं पे हमने रखना है। डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड को हम पैसिव इलेक्ट्रोड या रिटर्न इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। द रिटर्न, और उसको यूजुअली हम 4 से 6 इंच दूर लगाते हैं। The increased current density under a delivery electrode also decreases the resistance to antiphoretic current. जितनी ज़्यादा करंट डेंसिटी होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिकल फ्लो को, उतनी ही आसानी से करंट फ्लो हो पाएगा। For example, if antiphoresis is being used to treat plantar fasciitis, the delivery electrode is placed on the medial aspect of the arch where the skin is relatively thin, ठीक है, as compared to the thick padding under the heel। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। Antiphoresis requires the use of custom electrodes that are designed to store medication or a buffer. Electrode size are expressed by the amount of medication required to saturate them. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 ml इलेक्ट्रोड विल होल्ड 3 ml ऑफ मेडिकेशन। अब जो हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ना बच्चों, जैसे टेंस वगैरह में, वो इलेक्ट्रोड्स हम आइंटोफोरेसिस में नहीं यूज़ करते। हम अलग तरीके के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर हम मेडिकेशन को स्टोर कर सकें, और वो इलेक्ट्रोड कितनी मेडिकेशन स्टोर कर पाता है ये उसके बेसिस पे ही उसका नाम होता है। जैसे कि 3 ml का इलेक्ट्रोड, तो वो 3 ml ऑफ मेडिकेशन ही स्टोर कर पाएगा। सो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रोड सेटअप इफ देयर। अब आप देखो इसमें जो डिलीवरी इलेक्ट्रोड है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर इलेक्ट्रोड वी यूज़, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको मेडिकेशन स्टोर करना होता है। अब हम बात करते हैं सेटअप और एप्लीकेशन फॉर आइंटोफोरेसिस की। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे पेशेंट का टारगेट साइट है, जहाँ पे हमको आइंटोफोरेसिस देना है, उसको हम क्लीन करेंगे यूजिंग अल्कोहल, ठीक है। द एरिया वेयर द इलेक्ट्रोड आर प्लेस शुड बी फ्री ऑफ कट्स, एब्रेजन और ओपन वुंड्स। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे हमारा जो करंट है या फिर जो मेडिकेशन है वो कंसनट्रेट हो जाएगा, इसलिए। उसके बाद हमें जो पेशेंट की एक्टिव इलेक्ट्रोड है, आइंटोफोरेसिस का जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है जहाँ से हम ड्रग की डिलीवरी कराएंगे, उसको हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसमें हमें अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस अच्छे से डालनी है, ठीक है, और पैसिव इलेक्ट्रोड को भी हमें वेट कर लेना है। फिर इलेक्ट्रोड्स को हमें पोजीशन करना है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 4 to 6 इंच का फासला होना चाहिए। फिर हम इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी सेट करते हैं। येस, ये कुछ जनरेटर्स के अंदर, कुछ आइंटोफोरेसिस के अंदर ये ऑलरेडी सेट होती है, नहीं तो ये आपको सेट करनी पड़ेगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकेशंस का क्या चार्ज है और आपको कौन सी पोलैरिटी किस मेडिकेशन के लिए सिलेक्ट करनी है। प्रोवाइड पेशेंट इंस्ट्रक्शंस, आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है क्या, कि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट लगे, जब आपको सेंसेशन स्टार्ट हो जाए या फिर कुछ भी अनकंफर्टेबल आपको फील हो, आपको जल्दी से जल्दी मुझे इन्फॉर्म करना है। कोई भी तरीके का पेन, बर्निंग सेंसेशन या कोई भी अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। ट्रीटमेंट डोज आपको सेट करनी है, ठीक है, जो कि फिजिशियन ने रिकमेंड करी है, उससे ज़्यादा आपको इंटेंसिटी नहीं देनी है मेडिकेशन की। आपने अपने सारे आउटपुट पैरामीटर्स एडजस्ट कर लेने हैं, इंटेंसिटी वगैरह सब, ठीक है। ट्रीटमेंट इंटेंसिटी आप पेशेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करते रहोगे। देन रिपीट द ट्रीटमेंट विथ अपोजिट पोलैरिटी। अब अपने पॉजिटिव वाले तो अंदर भेज दें, नेगेटिव वाले भी तो जाने हैं ना अंदर, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड तो एक ही है, तो फिर आप पोलैरिटी चेंज कर दोगे,
ठीक है। अप्लाई अ सूदिंग ऑइंटमेंट, अ माइल्ड मसाज क्रीम, एलो लोशन और स्किन सूदिंग ऑइंटमेंट में बी अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड साइड टू एड इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल स्किन इरिटेशन। क्योंकि हमने डायरेक्ट करंट यूज़ किया है तो पेशेंट को स्किन इरिटेशन हो सकती है उसकी वजह से। उसके बाद हम इलेक्ट्रोड्स को डिस्कार्ड कर देंगे। और कुछ कुछ जो एंटोफोरेसिस के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सिंगल यूज़ के लिए ही होते हैं, कुछ कुछ हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द अपैरेटस वी आर यूजिंग, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे आपके एंटोफोरेसिस के। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।